Hello everyone, I welcome my every viewer and my every student to Commerce Education Hub. Today's class of BCom second year in economics, we will be unlocking an important topic which is a part of economics and that is known as banking and insurance. Clear? सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है. सबसे पहले तो इंडियन कंपनी एक्ट. My lectures in advance has been posted on my channel and the second part is banking and insurance. So banking and insurance पर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो कि इसके इंट्रोडक्शन पर रहेगा. क्लियर? सो देखिए बैंक्स क्या है, बैंकिंग में आ रहे हैं और इंश्योरेंस सेक्टर आपका डिफरेंट है. ठीक है, तो पहला जो है हमारा बैंकिंग, ये एक एनलार्जमेंट टॉपिक है और इंश्योरेंस एक दूसरा टॉपिक है. फर्स्टली वी विल बी कवरिंग बैंकिंग. क्लियर? सो बैंक्स क्या है देखिए, एन इंस्टीट्यूशंस विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट. डील्स इन मनी एंड क्रेडिट. ठीक है, फाइनेंस जो कि फाउंडेशन है हर एक बिजनेस का, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय बैंक्स. अब जाहिर सी बात है ये बैंक्स हमारे कस्टमर्स के लिए. हम कस्टमर्स में हमारे पास में एक नॉर्मल कस्टमर्स हैं और एक बिजनेसमैन है. नॉर्मल कस्टमर्स अपने अर्निंग्स को सेफ एंड्स पर रखने के लिए और उस पर रिटर्न्स पाने के लिए बैंक्स की तरफ जाते हैं. बिजनेसमैन भी अपनी अर्निंग्स और बैंकिंग से अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को करने के लिए बैंक्स के लिए जाते हैं. और साथ ही साथ आपकी बहुत सारी बैंकिंग की सर्विसेज हैं, लोन्स हैं और एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, सो ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये डील करता है मनी एंड क्रेडिट पर. क्रेडिट यहाँ पर रहता है आपका किस लिए, लोन्स विच आर प्रोवाइडेड ऑन अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट टू नॉर्मल कंज्यूमर्स एज वेल एज द बिजनेस पर्सन्स. ठीक है, अब बैंक्स के साथ में देखिए क्या है कि बैंक एक ऐसी संस्था है या प्रतिष्ठान है जहाँ धन का जमा, उसका संरक्षण तथा उसका निर्गमन होता है. साथ ही साथ ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी निर्धारित रकम को भेजने की व्यवस्था भी उपलब्ध आपके लिए है यहाँ पर. ठीक है, सो बैंक्स के लिए हम एक डेफिनेशन भी रख सकते हैं कि भाई इट इज़ एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फॉर पब्लिक एंड पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, दैट इज रिपेबल ऑन डिमांड एंड विड्रॉल बाई मीन्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, इनके माध्यम से आप उस पैसे को किसी को पे आउट भी कर सकते हैं या आप सेल्फ के यूसेज के लिए भी रख सकते हैं. ठीक है, बैंक्स जो है देखिए ये क्या है, बैंक्स के लिए एक हमारे पास कमर्शियल फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में एक डेफिनेशन है. ये एक आपके लिए रिजर्व सेंटर है फॉर ट्रेड. व्यापार के लिए किसी भी स्तर का हो, छोटा मध्यम बड़ा. साथ ही साथ कॉमर्स. ठीक है, और आपका इकोनॉमी के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी. इकोनॉमी पूरी की पूरी डिपेंड करती है देखिए यहाँ पर जीडीपी, ओके, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें जो आप स्टडी आउट करते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका बैंक्स का रोल मेजर रहता है. क्लियर? सो अब हम देखिए आगे बढ़ते हुए जानेंगे हमारे फंक्शंस ऑफ बैंक्स. ठीक है, विथ द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग बिजनेस गाइज, एक्सपेंशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेवरल अदर फंक्शंस आर एज फॉलोज. सबसे पहला आता है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है, अब ये जो डिपॉजिट्स हैं आपके, ओके, ये यहाँ पर हमारे लिए बेसिकली जो हैं, जो हमारे जानने योग्य हैं एज अ व्यूअर और एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स. सबसे पहला तो डिपॉजिट होता है एक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम एफडी के नाम से भी जानते हैं. दूसरा होता है आपका करंट डिपॉजिट. ठीक है, ये मैक्सिमम होता है बिजनेस पर्सन्स के लिए. एफडी नॉर्मल कंज्यूमर्स भी यूज़ करते हैं, हम और आप भी.
ठीक है, एक अमाउंट हमने फिक्स कर दिया एक टाइम पीरियड के लिए, जिस पर हमें बैंक एक निर्धारित ब्याज दर पर हमें धन वापसी करती है। दूसरा करंट डिपॉजिट्स आ गया, और तीसरा आता है आपका आरडी, जिसे हम रिकरिंग यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स के नाम देते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स में देखिए क्या होता है, डिपॉजिटर डिपॉजिट्स रेगुलरली मंथली इनटू हिज अकाउंट फॉर 5 to 7 ईयर्स। 5 से 7 सालों के लिए आपने रिकरिंग डिपॉजिट में एक धनराशि बैंक के साथ में आपने बांध ली है कि मंथली मेरे अकाउंट में से वो पैसा निकाल करके आप आरडी के एक सेपरेट अकाउंट में उसे जमा करते जाएं, और उस पर आप मुझे एक निर्धारित ब्याज देते हैं। ये जो आरडी का ब्याज है, ठीक है, करंट डिपॉजिट के ब्याज से ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा ब्याज आपको मिलता है एफडीज पर। क्लियर। दूसरा मेजर फंक्शन है देखिए बैंक्स का, वो है एडवांसिंग लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स। ठीक है, लोन्स यानी कि ऋण। ये जो लोन है ये नॉर्मल कंज्यूमर्स, बिजनेस पर्सन सबके लिए है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट जो है ये सैंक्शन किया जाता है देखिए शॉर्टर पीरियड के लिए। ओके, और ओवरड्राफ्ट में आपको लेस पेपर फॉर्मेलिटीज़ हैं, साथ ही साथ ये मेनली रहता है सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस पर्सन्स के लिए, जिनका हमारे बैंक में क्या है, करंट अकाउंट। इस करंट अकाउंट वाले जितने भी हमारे व्यापारियों को जो लोन्स की सुविधा तत्कालीन प्रभाव से दी जाती है। अब किसी बिजनेसमैन का आप कह लीजिए कि ईयरली रेवेन्यू वो जनरेट करके दे रहा है 2.5 से 3 लाख रुपए, और वो बैंक्स के लोन को टाइमली इंटरेस्ट के साथ चुका भी रहा है, और बैंक से उसने और लोन भी लेना है आने वाले समय में, तो उसका जो बैंक में एक कह लीजिए आप टर्म है हमारे पास जिसे हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट बैंक में यानी जो इमेज बिल्डअप हुई है बैंक में बिजनेसमैन की कि भाई चलो 5 सालों से 10 सालों से ये टाइमली हमारे लोन्स को चुकता कर रहा है, साथ ही साथ उसका नेचर, उसकी जो इमेज है वो बैंक में उसके फर्म की सिर्फ और सिर्फ मात्र हमारे बिजनेसमैन की नहीं, उसके फर्म की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है मार्केट में, ये भी बैंक देखती है। अगर आपका मार्केट में गुडविल अच्छा है आपकी कंपनी का, तो इजी हो जाता है आपके लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा लेना। ओवरड्राफ्ट सुविधा में कोई जल्दी आपको एसेट्स देने की एज ए सिक्योरिटी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली बैंक को अप्रोच करते हैं, एंड आफ्टर अप्रोचिंग तत्काल प्रभाव से, ठीक है, ऑन अ बेसिस यू विल बी गेटिंग द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और तुरंत आपको एक अमाउंट जो कि लोन में मिलता है वही सेम अमाउंट आपको ओवरड्राफ्ट में मिल जाता है। और ओवरड्राफ्ट में ये फ़ायदा रहता है कि आपके लिए इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि बैंक्स को पता है कि आप टाइमली उसे रिटर्न कर देंगे। सो ये देखिए हमने 2 फंक्शंस। अब हमारा आता है थर्ड मेजर फंक्शंस, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है गाइस, ये क्या होता है, एक पार्टी ए है वो बना के देती है पार्टी बी को, या फिर पार्टी बी भी बना के देती है पार्टी ए को रिगार्डिंग पेमेंट। ठीक है, लार्ज बिजनेसेस में, बड़े व्यापारों में क्या होता है, अब एक पार्टी है ए, उसे पेमेंट करना है बी को, या फिर बी को पेमेंट करना है ए को, आप किसी भी एक पार्टी को ले सकते हैं। अब मान लीजिए 2 लाख रुपए का पेमेंट करना है, वो 2 लाख रुपए का पेमेंट आप एट अ टाइम तुरंत तो कर नहीं सकते, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, मार्केट से डिमांड क्रिएट होगी, फिर वो पैसा आएगा, फिर आप अपने एक्सपेंसेस हटाएंगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, ऑडिट होगा, उसके बाद में आप वो पैसे पेमेंट करते हैं पार्टी ए को। ठीक है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है 2 लाख रुपीज़, तो अब इस अमाउंट का पेमेंट पार्टी ए वेटअप करती है और उसे एक गारंटी चाहिए होती है। तो जिस पार्टी को पेमेंट करना होता है वो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज बना करके देती है पार्टी ए को। उसका एक पर्टिकुलर हमारे पास में फॉर्मेट होता है जहां पर डेट, बैंक का नाम और उस पार्टी के द्वारा लिखा जाता है कि पे टू मिस्टर XYZ, किसी को भी ले लीजिए, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ ये ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, यानी कि 2 महीने बाद की या 3 महीने बाद की वो डेट दे देगा, और उस दिन जब वो पार्टी जाएगी बैंक के पास अप्रोच करेगी तो उस दिन उसको वो पेमेंट मिल जाता है, और यहाँ पर वो पार्टी के सिग्नेचर्स हो जाते हैं विथ सील उसके कंपनी की। ठीक है, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होता है उसकी एक फोटोकॉपी साथ में अटैच कर दी जाती है। द फोर्थ मेजर पॉइंट ये आता है आपका रिसीविंग
वैल्यूएबल्स। क्लियर। वैल्यूएबल्स में देखिए आपके आते हैं यहाँ पर जेम्स, ज्वेलरी, और साथ ही साथ आपके आते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स। जब आप बैंक्स को अप्रोच करते हैं लॉकर्स फैसिलिटी के लिए, या आप कह लीजिए कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं रहती जो बैंक हमें देती, तो हमारी जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स है ये नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए भी है और साथ ही साथ आपके बिजनेस पर्सन्स के लिए भी है। हर एक व्यक्ति बैंक्स को अप्रोच करता है अपनी वैल्यूएबल्स को पुटअप करने के लिए सिक्योर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिसीविंग वैल्यूएबल्स। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रो दैट हैज़ बीन गिवन फॉर द बैंकिंग सेक्टर एंड अ डेफिनेशन ऑफ बैंक। क्लियर? सो kindly prepare your own notes, study the same from your book. Thank you.